सोचिए, अगर हर रोज सुबह ठीक 4 बजे आपके ऊपर वाले कमरे से जोर जोर की ठोक ठोक आवाज आने लगे और चाहे आप जितनी भी कोशिश करो नींद और सुकून दोनों उड़ जाए, क्या आप जानना चाहोगी आखिर उस बंद दरवाजा के पीछे कौन है? हाय दोस्त, स्वागत है आपका सिने गल्पों में। और ये सारी बातें जुएल नाम के एक औरत के ऊपर केंद्रित है जिसका उम्र 35 साल है और उसने अभी तक शादी नहीं की है। वो कोई काम भी नहीं करती और अपने भाई डुआन के अपार्टमेंट में रहती है। डुआन के पत्नी के मौत के बाद से जुएल उसके बच्चों की देखभाल कर रही है। उसने बचपन से ही उन्हें एक माँ की तरह पाला है। हालांकि उसकी एक बुरी आदत है, वो दूसरों के मामलों में दखल देती है जो डुआन को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक रात वो अपने भाई के बच्चों को लेकर एक ट्रक ड्राइवर की तलाश में निकलती है। कुछ समय पहले उसके भतीजे का उसी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि गाड़ी का हॉर्न खराब था। असल में ड्राइवर सुबह से शाम तक काम में बिजी रहता है, इसीलिए उसे हॉर्न ठीक करवाने का समय ही नहीं मिल रहा था। लेकिन वो जुएल से वादा करता है कि वो इसे जल्दी से ठीक करवा लेगा। इसके बाद जुएल और बच्चों घर लौट रहे होते तभी बीच रास्ते में उनकी मुलाकात डुआन से हो जाती है। इतनी देर से उसकी बच्चों को सो जाना चाहिए था, लेकिन जुएल उन्हें लेकर सड़क पर घूम रही थी। घर पहुंचकर डुआन जुएल से बहस करना शुरू कर देता है। वो इस बात को लेकर चिंतित था कि उनके बच्चों जुएल के साथ रहकर उसी की तरह बन रहा है। फ्यूचर में वो भी कोई काम नहीं करेंगे और बस लोगों की मदद करते रहेंगे। इस तरह तो जिंदगी नहीं चल सकती, इसीलिए वो जुएल को घर से निकाल जाने के लिए कहता है। ये सुनकर जुएल उससे पैसा की मांग करती है। वो कहती है कि उसने इतने सालों तक उसके बच्चों की देखभाल की है। उस समय चाइल्ड केयर सेंटर का खर्च लगभग 3 लाख रुपया था और वो उतनी ही रकम उससे देने के लिए कहती है। उसे लगा था कि डुआन इस समय पैसा नहीं दे पाएगा, लेकिन वो उसे अपना एटीएम कार्ड दे देता है। अगली सुबह जुएल एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलती है जो उसे शहर से बहुत दूर एक अपार्टमेंट दिखने को कहता है, लेकिन वो वहां जाने से मना कर देती है क्योंकि वो अपने भतीजों को एक दिन भी ना देखे तो उसका मन बेचैन हो जाती है। इसीलिए वो खुद ही पास में एक सस्ते अपार्टमेंट की तलाश में जाती है जिसका नाम बैक्शू अपार्टमेंट। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर जंगी से होता है। वो जुएल को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि इस बिल्डिंग में नए किराएदार आना तो दूर की बात, यहाँ जो रहे थे वो भी जाना चाहते। जुएल उसकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो 501 नंबर फ्लैट यानी अपने किराए के रूम में चली जाती है। असल परेशानी रात में शुरू होती है। एक तेज आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। घड़ी में तब रात के 4 बजे थे। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। उसे लगा कि ऊपर के फ्लोर में कोई हाथुरा चला रहा है। यह सोचकर वो 601 नंबर फ्लैट के दरवाजा पर दस्तक देने जाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद वो शिकायत करने सिक्योरिटी रूम जाती है। वो जोंगी को नीचे उठाकर पूरी बात बताता है। जोंगी कहता है ये तो रोज की बात है, हमें आदत हो गई है। इसके बाद जुएल बाहर आकर देखता है कि बिल्डिंग के सारे रेसिडेंट्स नीचे आ गया है। वो तेज आवाज इतनी परेशान करने वाली थी कि सभी लोग इसे तांग आ चुके थे। सुबह होते ही जुएल अपने छोटे भाई शियोन को यहाँ लेकर आता है। वो एक पुलिस ऑफिसर है। उसे लेकर वो 601 नंबर फ्लैट की तलाशी करवाना चाहती है। यहाँ उनकी मुलाकात जीवन नाम की एक औरत से होती है जो 401 नंबर फ्लैट की मालकिन है। जुएल और शियोन जब 601 नंबर फ्लैट में घुसते हैं तो दिखता है कि कमरा पूरा खाली है। इस फ्लैट में असल में कोई रहता ही नहीं है। इधर मिस्टर जोंगी और जीवन के बीच बहस शुरू हो जाती है। जोंगी कहता है कि इस बिल्डिंग को तोड़कर नया बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने के लिए ढेर सारे पैसा का जरूरत। बिल्डिंग में समस्याएं होने के कारण कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी फ्लैट मालिकों को उचित दाम नहीं देगी। तब देखा जाएगा कि जीवन जैसा लोग सड़क पर आ जाएगा। इसके बाद जुएल बिल्डिंग की पूरी जानकारी लेने के लिए अपने भाई के साथ बातचीत करती है। वो बताती है कि पिछले 6 महीने से बेक्सू अपार्टमेंट में ये अजीब घटना चल रहा है। वो शोर कहाँ से आता है और कैसे पैदा होता है ये कोई नहीं जानता। पुलिस वाले जांच करने आते थे, लेकिन हर बार वापस चले जाते थे क्योंकि इस घटना का कोई छोर नहीं मिलता था। असल में इस रहस्य को सुलझाने के लिए कोई ज्यादा दिमाग नहीं खपाता था।
लेकिन जुएल तो सबकी मुसीबत को अपनी मान लेती थी, इसीलिए वो अकेला ही इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ कुछ रियल एस्टेट एजेंट फ्लैट मालिकों से बात कर रहे थे। वो फ्लैट खरीदने के लिए उत्सुक थे और इस बारे में जीवन जैसा लोगों से काफी समय से बात कर रहे थे, लेकिन वो फ्लैट की असल कीमत से आधी कीमत दे रहे थे, इसीलिए जीवन और वो लोग राजी नहीं हो रहे थे। तभी जुएल वो आकर कहते, मैं अपना फ्लैट बेचूंगी। जीवन उसे खींचकर बाहर ले जाती है और कहते, तुम यहाँ पे सिर्फ किराएदार हो, तुम्हारा कोई फ्लैट बेचने का अधिकार नहीं है। जुएल कहते, वो लोग फ्लैट खरीदने के लिए इतने बेचैन क्यों है? ये जांच करने के लिए मैं उन्हें सिर्फ लालच दे रही थी। इस बातचीत के दौरान उसकी नजर अचानक अपार्टमेंट की छत पर जाती है। एक आदमी वहां से कूदने के लिए खड़ा था। उस आदमी का नाम शियोक था। वो कर्ज में डूबा हुआ था, इसीलिए उसने सारी उम्मीद खो दी थी। तभी जुएल दौड़ कर आके उसे रोक देती है और समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो अब अपनी मर्जी से मर जाता है तो सबको लगेगा कि शियोक ही हर रात शोर मचाकर परेशान करता था। ऐसे कर शियोक कूद नहीं पाता। जुएल शियोक को 1 हफ्ता का समय देता है। जब तक वो असल गुनहगार को पकड़ नहीं लेती तब तक वो कोई गलत हरकत नहीं करेगा। वो उसे वादा करती है वो सब सही कर देंगे। जुएल शियोक से एक तांत्रिक का नाम जानती है जो इसी अपार्टमेंट में रहता है और सबको हिम्मत बढ़ाने के लिए ताबीज देता है। ये थोड़ा संदेहजनक लगता है, इसीलिए जुएल उस तांत्रिक से मिलने चली जाती है। वो 301 नंबर फ्लैट में रहता है। वो आदमी उसके सामने बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे उसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। ये सब देखकर जुएल को डर लगना चाहिए था, लेकिन उल्टा होता है। जुएल बहुत होशियार थी, इसीलिए वो तुरंत तांत्रिक की धोखाधड़ी पकड़ लेती है। इसके बाद वो हिसाब लगाती है। हर दिन 20-25 लोग इस तांत्रिक के पास आते थे जो बिल्डिंग की आवाज से बहुत डरते थे। तांत्रिक उन्हें हिम्मत बढ़ाने के लिए झूठा ताबीज देता था और बदले में बहुत सारे पैसा मांगता था। इस तरह वो अच्छा बिजनेस कर रहा था। जुएल को लगता है कि तांत्रिक जानबूझकर आवाज पैदा करता है ताकि उसका बिजनेस चलता रहे, लेकिन तांत्रिक कहता है तुम्हारी थ्योरी गलत है, क्योंकि इस शोर की वजह से लोग धीरे धीरे अपार्टमेंट छोड़कर जा रहा है। इससे मेरा ही कस्टमर कम हो रहा है, यानी मेरा ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। जुएल सिर्फ बातों पे विश्वास नहीं करती, इसीलिए वो फैसला करता है कि रात को वो तांत्रिक पर नजर रखेंगी। थोड़ी देर बाद डुआन का फोन आता है और वो बताता है कि उसका बेटा गायब हो गया है। ये सुनकर जुएल दौड़कर पुलिस स्टेशन चली जाती है। बाद में उसका भतीजा को ढूंढने के लिए जाता है। वो उस ट्रक ड्राइवर के पास अकेला ही गैरेज में चला गया था, ये देखने के लिए कि उसने हॉर्न ठीक करवाया या नहीं। जुएल उसे इस तरह से समझाता है कि वो फिर कभी घर से बाहर न निकले। थोड़ी देर बाद डुआन पुलिस स्टेशन आता है और जुएल से झगड़ा करता है। जुएल का मन खराब हो जाता है और वो अपार्टमेंट लौट आती है। वो देखता है कि दरवाजे के पीछे किसी ने लाल रंग से बड़े अक्षरों में गेट आउट लिख दिया है। इसके अलावा घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। कोई भी ऐसी हालत देखकर समझ जाएगी कि घर में चोर घुसा है, इसीलिए वो एक छोटी झाड़ू लेकर चोर को ढूंढने लगती है, लेकिन अंदर उसे कोई नहीं दिखता। इसके बाद वो सोने का नाटक करती है। तभी चिल्लाकर पीछे से एक लड़की बाहर आकर दरवाजे के पास जाती है और ठीक उसी पल जुएल कमरे की लाइट जला देती है। उस लड़की का नाम बिल है। वो सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देने वाली थी, इसीलिए उसने कुछ किताबें ऑर्डर की थी। डिलीवरी बॉय ने उसके रूम के सामने पार्सल रख दिया था, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए उसे लगा कि नया किराएदार यानी जुएल ने उसके पार्सल चुरा लिया है। इस संदेह के जांच करने वो यहाँ आई थी। सब कुछ सुनकर जुएल उसे माफ कर देती है और कहता है एक गेट आउट लिखा हुआ मिटा कर जाओ। बिल बताता है कि उसने ये लिखावट यहाँ आने के बाद देखी थी, ये उसकी लिखी हुई नहीं है। उसका मतलब है कि किसी और ने ये काम किया है। उस अनजान आदमी की तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में आनी चाहिए थी, लेकिन सीसीटीवी खराब होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाती। तभी मिस्टर जोंग जुएल को बताता है कि उसके रूम का पासवर्ड बहुत आसान है। वो कहता है कि इतना आसान पासवर्ड कोई भी खोल सकता है, इसीलिए वो खुद जुएल का दरवाजा के पासवर्ड चेंज कर देता है। अगली सुबह जुएल 301 नंबर फ्लैट के सामने खड़ी होती है। तांत्रिक कोई जाने के लिए बाहर निकल रहा होता है और ठीक उसी समय वो तेज शोर शुरू हो जाती है। जुएल इससे इस बात की ताल्दिक करता है कि तांत्रिक आवाज पैदा नहीं करता, क्योंकि वो उसके सामने ही खड़े हैं। इसके बाद दोनों एक बागीचे में चले जाते हैं। तांत्रिक हर दिन यहाँ आकर प्रे करता था। जुएल उसके साथ बहुत सी बातें शेयर करती है।
उसके साथ बात करके तांत्रिक को समझ आता है कि वो अपनी भतीजे से बहुत प्यार करती है। अगर वो अपार्टमेंट की समस्या सुलझाने में सफल हो जाती है तो वो अपनी भतीजे के साथ और ज्यादा समय बिता पाएगी। तांत्रिक जुएल को एक लिस्ट देता है। इस लिस्ट में उन लोगों के नाम है जो कभी ताबीज लेने नहीं आए। हालांकि पूरा अपार्टमेंट उससे ताबीज लेता था। इसका मतलब है कि इस लिस्ट का कोई एक आदमी शोर पैदा करके सबको परेशान करता है, इसीलिए उन्हें इस आवाज से डर नहीं लगता। जीउल ये लिस्ट लेकर शियोक और जीउन के साथ डिस्कशन में बैठ जाती है। जीउन को अपार्टमेंट के बारे में सब पता था, जैसे कि कौन किस फ्लैट में रहता है और उसका बिहेवियर कैसा है। उदाहरण के लिए फ्लैट नंबर 503 इस लिस्ट में था, लेकिन जीउन कहता है कि वो आदमी सुबह जल्दी काम पर निकल जाता है, इसीलिए उसके द्वारा शोर पैदा करना संभव नहीं है। इस तरह लिस्ट छोटी होते होते सिर्फ एक नाम बचता है। वो फ्लैट एक लड़का ने किराए पर लिया था और वो लड़का अकेला रहता था, लेकिन जीवन ने एक बार उसके पास लड़कियों का सामान देखा था जो थोड़ा संदेहजनक था। इसीलिए जीवन और उसके साथी उस लड़के को फेंके हुए सामान को ढूंढने के लिए डस्टबिन की तलाशी लेने लगती है। तभी वो लड़का खुद वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर ज्वेल पहचान जाती है। जिस रात डुआन ने उसे घर से निकाल दिया था, उस रात वो शियोक से मिलने पुलिस स्टेशन गई थी और वह उसने डोंगू नाम का इस लड़के को देखा था। वो एक यूट्यूबर है और लड़कियों का कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करके वीडियोस बनाता है। इस दौरान ज्वेल का नजर दीवार पर पड़ती है जहाँ बहुत सारे रिसर्च पेपर लगे थे। डोंगू बताता है कि वो पिछले 3 महीने से उस रहस्यमयी आवाज का सोर्स ढूंढ रहा है। इसके लिए उसने एक तरीका अपनाया है जिसे डेसिबल काउंटिंग कहता है। इसमें ये मापा जाता है कि शोर किस फ्लोर पर कितना ज्यादा या कम है, लेकिन अकेला होने के कारण उसे सही माप निकालने में बहुत समय लग रहा है। सब कुछ सुनने के बाद ज्वेल कहता है, हम सब मिलकर काम करेंगे, इससे सही माप निकालने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद ये सब ज्वेल, शियोक, जियोन, डोनो और उस तांत्रिक को लेकर एक टीम बनाती है। उनका काम था सुबह 4 बजे हर फ्लैट के सामने जाकर डेसिबल रिकॉर्ड करना। उसके बाद सभी डेसिबल की कंपटीशन करके वो समझ सकते थे कि वो आवाज किस फ्लोर से आ रही है और उनका काम गुप्त रूप से हो। इसीलिए उन्होंने मिस्टर जोंगी से बिल्डिंग की लाइट बंद करने की रिक्वेस्ट किया। तब जोंगी ने पूछा, अगर इन 5 में से कोई गुनहगार हुआ तो कैसे पता चलेगा? ज्वेल कहता है, आज कोई आवाज नहीं होगी क्योंकि ये सब मेरे साथ बिजी रहेंगे। इसके बाद जब वो अपने कमरे में आ रही थी तो उसे अपनी भतीजी मिली। वो अपने आंट से मिलने अकेले यहाँ चली आई थी। ज्वेल को पता है कि उधर डुआन चिंता कर रहा होगा, इसीलिए उसने उसे फोन करके बताया, तुम्हारी बेटी मेरे अपार्टमेंट में है, आज की रात यही रुकेंगी, कल आकर उसे ले जाना। डुआन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। इसके बाद ज्वेल ने अपनी भतीजे को सुलाया और मिशन के लिए तैयार हो गई। जैसे ही जंग घर का लाइट बंद किया, उनका मिशन शुरू हो गया। 6 लोग अलग अलग फ्लोर पर सभी फ्लैट का सामने आवाज माप रहे थे। तांत्रिक 5 फ्लोर में था। अचानक वो टक्कर करके गिर गया। दरअसल वो एक फूलों का टब रखा था जो टूटकर पड़ा हुआ था और वो उसे देख नहीं पाया, लेकिन तब तक सबने लगभग डेसिबल काउंट कर लिया था। लेकिन ज्वेल ने देखा कि गैस लगने से तांत्रिक की नोटबुक खराब हो गई थी। उधर डोंगू की हैंडराइटिंग इतनी खराब था कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था उसने क्या लिखा है, और ज्वेल के मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाने के कारण वो भी सही तरीके से डेसिबल काउंट नहीं कर पाई। सिर्फ बिल और जीवन की बचे थे, वो दोनों सही तरीके से काउंट कर पाए थे। दोनों की नोटबुक की तुलना करके उन्होंने देखा कि फ्लोर 4 में आवाज सबसे ज्यादा तेज थी। दूसरी तरफ शियोक दूसरे फ्लोर पर था और वो उन्हें बुलाने लगा। जियोल और उनके साथी वहां पहुंचे और उन्होंने इस औरत को देखा। वो इस फ्लोर के 201 नंबर फ्लैट में रहती थी। बाकी के फ्लैट खाली थे। इधर शियोक की नोट देखकर सब हैरान हो जाता है क्योंकि दूसरे फ्लोर पर सबसे ज्यादा शोर रिकॉर्ड किया गया था। इसका मतलब था कि दूसरा फ्लोर ही शोर का सोर्स है। घटना की जांच करने के लिए पुलिस आती है। जियोल बिल्डिंग की लाइट ऑन करवाने के लिए सिक्योरिटी रूम जाता है, लेकिन जोंगी वहां नहीं था। उधर जियून और वो लोग उस औरत के कमरे चेक करना चाहते थे, लेकिन वो औरत खुद को निर्दोष बताती है और उन्हें रोकती है। तब ज्यूल वहां आती है और उसे समझाता है कि अगर वो अपना फ्लैट चेक नहीं करवाएगी तो सब उस पर शक करेंगी। आखिरकार वो औरत इजाजत दे देती है।
इसके बाद शिवन के लोग उसके कमरे की तलाशी लेते हैं। कमरे की दीवारों पर बहुत सारे फोम लगे थे। इनका उपयोग आमतौर पर म्यूजिक स्टूडियो में किया जाता है ताकि बाहर की शोर कम आए। इसके अलावा कारपेट के नीचे एक निशान थे। वो लोग सोचता है कि यह हथौड़ा से मारा जाता है, जिसकी वजह से वो तेज आवाज पैदा होती है। इसके बारे में पूछताछ के लिए उस औरत को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। ज्यूल और उसके साथी बहुत खुश थे कि इतनी कोशिश के बाद उन्होंने गुनहगार को पहचान लिया है। उन्हें लगा था कि अब वो शांति से सो पाएंगे। इसके बाद ज्यूल एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है क्योंकि अपार्टमेंट के लिफ्ट बहुत दिनों से खराब थे। ज्यूल अपना पैसा से लिफ्ट ठीक करवाती है। तभी अचानक उसकी नजर दूसरे फ्लोर पर पड़ती है। एक आदमी वहां से बाहर जा रहा था, लेकिन उस फ्लोर पर तो उस औरत के अलावा और कोई नहीं रहता था। इसीलिए वो उस अनजान आदमी का पीछा करती है। एक जगह आकर वो थक कर रुक जाता है। वो आदमी असल में बहुत गरीब था। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। फ्लैट नंबर 202 का पासवर्ड बहुत कमजोर था। इस मौका का फायदा उठाकर वो हर रात वहाँ सोने आता था। पिछली रात भी वो वहाँ सोया था और तब उसने एक हैरान करने वाली घटना देखी। हॉल रूम की दीवार पर एक आदमी जोर से पीट रहा था। इसी से बहुत तेज आवाज पैदा हो रही थी। जिस टाइम पुलिस आई और उस औरत को ले गई, तब भी वो आदमी फ्लैट के अंदर ही था। इसका मतलब है कि वो औरत सच में निर्दोष थी। सब कुछ सुनने के बाद ज्यूल 202 नंबर फ्लैट में आती है। वहां से उसे एक मजबूत लोहे का पाइप मिलता है। जैसा ही वो दीवार पर मारकर दिखती है, बिल्कुल वैसे ही आवाज पैदा होती है जैसा आवाज हर रात उनकी नींद हराम कर देती है। इसके बाद ज्यूल तेजी से नीचे आता है और जीवन को बताता है कि अभी तक असली दोषी शनाख्त नहीं हो पाई और उन्हें फिर से मीटिंग करनी होगी। तभी डुआन उसे मिलने आता है, लेकिन ज्यूल पहले मिस्टर जेंगी से बात करने जाती है। वो उसे बताता है कि पिछले रात दूसरे फ्लोर पर एक और आदमी था जिसने शोर पैदा करके उन्हें परेशान किया। जोंगी पूछता है कौन था। ज्यूल बताता है कि एक गरीब आदमी हर रात चुपके से उस कमरे में रहने आता है। उसी आदमी ने उसे ये बताया है। तभी 201 नंबर फ्लैट की औरत ज्यूल पर गंदा पानी फेंक देती है और चिल्लाकर उसे गाली देने लगती है। वो कहता है कि उसने कितनी बार कहा था कि वो निर्दोष है, लेकिन ज्यूल ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो सुबह इसीलिए रूम से बाहर निकली थी क्योंकि उसे सिगरेट की स्मेल आई थी और फर्श पर वो निशान उसके कुत्ते के पंजे का था। ये सब कहते हुए वो रोने लगती है। बिना वजह पुलिस ने उसे परेशान किया। ये सब देखकर डुआन वहां से जा रहा होता है। तब ज्यूल उसे पीछे से बुलाती है। डुआन सिर्फ इतना कहता है, तुम घर वापस आ जाओ, अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यूल राजी नहीं होती। वो कहते हैं कि जब तक इस रहस्य को सुलझ नहीं लेती तब तक वापस नहीं जाएगी। वो कहते हैं, अपनी बेटी को ले जाओ, वो मेरे कमरे में सो रही है। ये सुनकर डुआन की आंखों में आंसू आ जाता है। वो चाहकर भी आप अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगे। रोते हुए वो वहां से चला जाता है। इधर ज्यूल एक मूर्ति की तरह वहां खड़ी रहती है। ऐसा लगता है जैसे उसके चारों तरफ सब कुछ शांत हो गया हो। उसे अपने अतीत के कुछ यादें याद आती है। एक दिन उसके भतीजे ने स्कूल जाते समय उसे कहा था कि वो उसे दोपहर में स्कूल से लेने आए क्योंकि वो उसके साथ पार्क में घूमने जाना चाहती थी। ज्यूल ने उसे वादा किया था कि वो उसे दोपहर में स्कूल से लेने आएंगी, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन वो स्कूल बस में सो गई। जब उसकी नींद खुली तो उसने सबसे पहले खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा और खिड़की सब लॉक था। छोटे हाथों से उस बेचारी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। अंदर ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे दम घुटने लगा और वो प्यारी सी गुड़िया ना लौटने वाली दुनिया में चली गई। इधर ज्यूल अभी तक घर पर सो रही थी। उसे अपनी भतीजी को दोपहर में स्कूल में लेने जाना था, लेकिन वो ये बिल्कुल भूल चुकी थी। जब उसे पता चला कि उसकी भतीजी अब जिंदा नहीं है तो वो बुरी तरह टूट गई। इसके बाद वो एक सड़क पर अकेला ही प्रोटेस्ट करने लगी ताकि हर स्कूल बस में सेफ्टी अलार्म लगाया जा सके, लेकिन उसकी इस मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस तरह वो डिप्रेशन में चली गई, जो धीरे धीरे एक मानसिक बीमारी में बदल गई। अब वो अक्सर भूल जाता है कि उसकी भतीजे मर चुकी है। वो सोचता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसी के साथ खेलती है। उसने कई बार अपने ख्यालों में मौजूद भतीजे से जाने को कहा है, लेकिन उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा।
दूसरी तरफ डुआन और सियोन जियोल की मानसिक बीमारी के बारे में बात कर रहे थे। असल में जियोल अपनी भतीजे के मौत के लिए खुद को दोषी मानता है और इसी गिल्ट की वजह से उसने ये समस्या पैदा हो गई है। डुआन को एहसास होता है कि उसने इस बारे में कभी भी जुएल से खुलकर बात नहीं की, शायद इसीलिए वो ख्यालों की दुनिया में फंसे हुए हैं। अगली सुबह जियोल अपना सामान पैक करना शुरू करती है। उसने डुआन के अपार्टमेंट में वापस जाने का फैसला कर लिया है। जाते समय उसकी मुलाकात तांत्रिक से होती है। पिछली रात अपार्टमेंट में कोई शोर नहीं हुआ था, इसीलिए वो जुएल का शुक्रिया करता है। इसके बाद जुएल सिक्योरिटी रूम में आकर इंतजार करती है। उसे इन कुछ दिनों का मेंटेनेंस पे जोंगी को देना था। वह बहुत सारी सिगरेट देखकर समझ जाता है कि जोंगी बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग करता है। तभी जीवन उससे मिलने आती है और उसे कुछ और दिन रहने का रिक्वेस्ट करती है। वो कहता है कि वो उसे बहुत मिस करेगी। जुएल कहती है, मैं बीच बीच में आकर तुम लोगों से मिलती रहूंगी। ये कहकर वो जोंगी के पैसे उसके पास चढ़कर चली जाती है। बैक्सो अपार्टमेंट के बगल में एक और कम्युनिटी सेंटर था। शोर से बचने के लिए ज्यादातर रेसिडेंट रात को यहाँ सोने आते थे। जुएल कुछ सोच ही रही होती है, तभी उसकी मुलाकात उस ट्रक ड्राइवर से होती है। वो आदमी उसे दिल से शुक्रिया कहता है। असल में वो 503 नंबर रूम का किराएदार था जो सुबह काम पर चला जाता था। पिछली रात वो बहुत ही सुकून से सोया था, इसीलिए वो जुएल का आभारी था। इसके बाद दोनों एक जगह बैठकर बात करने लगता है। जुएल उससे मिस्टर जेंगी के बारे में विस्तार से जानना चाहती है। वो बताता है कि मिस्टर जेंगी ने लगभग 7 महीने पहले ही नौकरी में ज्वाइन की थी, ठीक तब से जब से वो शोर शुरू हुआ था। जुएल का शक सही साबित होता है, क्योंकि पिछली रात पुलिस उस औरत को लेकर गई थी। तब जोंगी अपने कमरे में नहीं था। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा ही सिगरेट पीता है, जो उस औरत के बातों से रिलेट है। और उस दिन जुएल के 202 नंबर फ्लैट की बात करने से पहले जोंगी कैसे समझ गया था। इन सब बातों को मिलाकर यह साबित होता है कि जोंगी असली दोषी है और वही हर रात शोर पैदा करता था। ड्राइवर ने यह भी बताया कि उसने जोंगी को उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते देखा है जिस कंपनी के लोग फ्लैट खरीदने के लिए बेचैन थे। ये सुनकर जुएल पूरी बात समझ जाता है कि वो कंपनी प्लान करके अपार्टमेंट में शोर पैदा कर रही थी ताकि सब लोग इस बिल्डिंग को छोड़कर चले जाए। इसे वो कम दाम में फ्लैट खरीदकर उन्हें ज्यादा दाम में बेच पाएंगे। अब असली गुनहगार को पकड़ना जुएल के लिए बहुत आसान हो गया था। सबसे पहले वो कम्युनिटी सेंटर जाता है और उन लोगों की लिस्ट देखती है जो यहाँ सोने आते थे। उसकी टीम के पास लोगों में से जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा वही असली दोषी है। इस तरह वो तांत्रिक, जीवन, बिल और डोंगो का नाम लिस्ट में पाती है। इसका मतलब है कि वो सब लोग निर्दोष है। सिर्फ शियोक का नाम बचा था, वो कभी यहाँ सोने नहीं आया था। इसका मतलब शियोक ही हर रात शोर मचाता था। इस बारे में पूछताछ करने वो शियोक के फ्लैट पर आता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। वो जुएल को जाने के लिए कहता है। तब जुएल उसे यकीन दिलाता है कि अगर वो 7:30 सही बता दे तो वो उसकी मदद कर सकती है। तब शियोक बाहर आता है और अपना घायल चेहरा दिखाता है। अभी अभी जोंगी के किराए के गुंडों ने उसे बहुत मारा था, इसके लिए वो जुएल को दोषी ठहरता है क्योंकि वो ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए उस दिन छत से कूदने गया था। दूसरी तरफ अपार्टमेंट की लिफ्ट फिर से खराब हो जाता है। जुएल लिफ्ट के तार चेक करती है और देखता है कि किसी ने उन्हें काट दिया है। तब उसे याद आता है कि अपार्टमेंट से बाहर निकलते समय उसने जोंगी के हाथ में तार काटने की कटर देखा था। किराएदार लिफ्ट का उपयोग ना कर पाए, इसीलिए जोंगी बार बार तारों को काट देता था। इसके बाद फिर से छत पर जुएल शियोक से मुलाकात करती है। वो अब जज्बाती होकर उसे पूरी बात बताता है। असल में उसने बहुत पहले उस कंस्ट्रक्शन कंपनी से लोन लिया था, लेकिन समय पर पैसा वापस नहीं कर पाया। जोंगी उस कंपनी में लोन कलेक्टर के रूप में काम करता था। वो हर दिन शियोक को पैसा के लिए मारता था। फिर एक दिन उस कंपनी ने इस बिल्डिंग को कम दाम में खरीदने का प्लान बनाया और शियोक को सबको परेशान करने के लिए कहा। मजबूर होकर शियोक राजी हो गया। उसके बाद से वो हर रात तेज शोर पैदा करने लगा। वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं ये देखने के लिए जोंगी यह नौकरी ली। ये सब बताते हुए शियोक रोने लगता है। तब जुएल उसकी मदद का हाथ बढ़ाती है। उसके बाद जीवन और बाकी सबको शियोक की असली कहानी पता चलती है।
पहले तो वो उसे मारते, फिर सब मिलके जोंगी को सबक सिखाने का फैसला करते। शियोक बताता है कि सिक्योरिटी रूम में एक लॉकर है जहाँ जोंगी सारे इलीगल फाइल रखते। अगर वो किसी तरह से वो फाइल ले पाए तो जोंगी को केस में फंसाया जा सकता है। यह जुएल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जोंगी को लेकर बेसमेंट में चली जाती है। वो उसे कटर मशीन और पेन कैन दिखाकर पूछती है कि इनका इस्तेमाल कहाँ किया गया। वो सच जानते हुए भी बस टाइम पास कर रही थी ताकि शियोक और उसके साथी को लॉकर से फाइल निकालने का समय मिल सके। जोंगी अभी भी इनकार करता है। वो कहता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वो अपना आईडी कार्ड दिखाकर बोलता है, मैं सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब जुएल बहुत से जाने लगता है तो जोंगी उसके सिर पर हमला कर देता है और उसे इतना मारता है कि वो खून से लथपथ हो जाती है। जोंगी को लगा कि जुएल पुलिस के पास शिकायत करने जा रही है। इधर डुआन को अपनी बहन की बहुत चिंता हो रही थी। उन दोनों का एक ही ड्राइव अकाउंट था। इससे जुएल के डिवाइस में रिकॉर्ड किया गया ऑडियो अपने आप अपलोड हो जाता था। डुआन उस अकाउंट में जाकर देखता है कि अभी अभी एक ऑडियो अपलोड हुआ है। बेसमेंट में जोंगी के साथ जो भी बात हुई थी जुएल ने वो सब रिकॉर्ड कर लिया था। ऑडियो सुनकर डुआन समझ जाता है कि जुएल खतरे में है। वो जल्दी विक्सू अपार्टमेंट आता है। सिक्योरिटी रूम में जाकर वो देखता है कि शियोक और उसके साथी लॉकर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकर दो तरीकों से खुल सकता था, एक पासवर्ड से और दूसरा एक खास गोल्डन चाबी से। उन्हें जोंगी के साथ लड़कर वो चाबी लेना पड़ेगी जो बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन शियोक जोंगी से बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने उसे बेसमेंट में बहुत मारा था, इसीलिए वो हर हाल में वो चाबी लेना चाहता था। बेसमेंट की बात सुनकर डुआन समझ जाता है कि जुएल को वही बंद करके रखा गया है। इधर जुएल को हाथ पांव बांध कर जोंगी बाहर आता है और देखता है कि शियोक और उसके साथी उसे पकड़ने के लिए खड़े हैं। वो सब मिलकर उस पर टूट पड़े और चाबी लेने के लिए धक्का मुक्का करने लगे। तभी जोंगी के गुंडे भी वहां पहुंच जाता है और उनके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। एक समय शियोक जोंगी की पैंट खोलकर चाबी ले लेता है और गुंडे उन पर हमला कर रहे थे। इधर शियोक जोंगी से मार खा रहा था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बराबरी से लड़ता रहा। इस मौका का फायदा उठाकर तांत्रिक आता है और जोंगी को घायल कर देता है। दूसरी तरफ डुआन बेसमेंट में जाकर जुएल के बंधन खोल देता है। फिर वो रुमाल से उनके खून को पोंछने लगता है। उसकी भाई उसकी इतनी परवाह कभी नहीं करता था, इसीलिए वो बहुत जज्बाती हो जाती है। डुआन उसे तसल्ली देता है और कहता है, मेरी बेटी की मौत के लिए तुम दोषी नहीं हो, इसीलिए खुद को दोष देना बंद करो। इस तरह चले जाना उसके नसीब में था। तुम्हें अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर जुएल का मन हल्का हो जाता है। उधर बिल वो चाबी शियोक की तरफ फेंकती है लेकिन वो थोड़ा सा चूक जाता है और चाबी सीधा ड्रेन में गिर जाता है। ये देखकर जोंगी खुशी से हंसने लगता है। तभी जुएल सिक्योरिटी रूम के ऊपर खड़ी होती है। उसके हाथ में वो फाइल थी। असल में जब सब लड़ाई में व्यस्त थे तब उसने डुआन के साथ मिलकर लॉकर खोला था। जोंगी ने अपना बर्थ डेट पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल किया था जिसे जुएल ने उसके आईडी कार्ड में देख लिया था। जुएल एक मिक लेकर सबको जोंगी के गैर कानूनी कामों के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहता है, जोंगी इतने महीने तक हमें चैन से सोने नहीं दिया, इसके लिए उसे सजा मिलना चाहिए। तभी गुंडे ऊपर आकर उसे धक्का देता है और वो फाइल जोंगी के सामने गिर जाती है। लेकिन जब वो उन्हें खोलकर देखती है तो उनमें से कुछ बेकार कागज बाहर आती है। असली फाइल लेकर जुएल दौड़कर पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी। जोंगी के लोग उसका पीछा कर रहे थे। इधर डुआन जोंगी से कहता है, तुम मेरी बहन को रोक नहीं पाओगे, वो अपने लक्ष्यों तक पहुंचकर ही रुकेंगी। वो इसीलिए कि जुएल एक ऐसे इंसान है जो बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद के लिए कूद जाती है। हो सकता है हमें उसकी ये नाक घुसाने की आदत पसंद ना आए, लेकिन सच में हमारे समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है। जोंगी समझ जाता है कि वो हार चुका है और वो पागलों की तरह रोने लगता है। उधर गुंडे जुएल को सच में रोक नहीं पाते। वो सबूत लेकर दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है जहाँ सियोन खड़ा था। अपनी बहन का ये बहादुरी का काम देखकर वो उसे सैल्यूट करता है। अंत में जुएल के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इस अनोखी कहानी का अंत होता है। गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे और एक नए वीडियोस में। तब तक के लिए टिल देन कीप लविंग।